हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इग्नू का MSc 10 जिसका नाम है प्रेमचंद की कहानियाँ, उसकी एक और कहानी बेटों वाली विधवा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों बेटों के विवाह हो चुके थे लेकिन लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोड़ी है, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नकद। विधवा फूलमती को वह शौक तो हुआ और वह कई दिन तक बेहाल रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस रहा। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पाँव दबाती। वह स्नान करके उठती तो साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारों पर चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकर था। छोटा उमाकांत डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दीनानाथ BA में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र और होनहार था और अब की साल BA प्रथम श्रेणी में पास करके MA की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में दुर्व्यसन, वह छैलापन, वह लुटाऊपन ना था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबोता है। फूलमती घर की मालकिन थी जो कि कुंजिया बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्ध जनों को कटु और कलहशील बना दिया करता था, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था, कल 13वीं है। ब्रह्मभोज होगा। बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठड़ी में बैठी सब देख रही थी कि पल्लेदार आटा बोरे में लाकर रख रहे हैं, घी के टीन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियों, दही के मटके को लेकर काम वाले चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीज़ें लाई गई हैं, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, झड़ियाँ, लालटेनें आदि, किंतु फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान पहले उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई। अच्छा, ये आटा 3 ही बोरे क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक भाजी, शक्कर, दही आदि की भी कमी कर गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब ये बात तय कर दी गई थी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार मिला? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, उसने कहा 1 तो किसी ने मीन में 1 ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। उसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती है? कुछ देर तक तो वह जब किए बैठी रही, पर अंत में रहा न गया। शायद शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध से भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरी लाए? मैंने तो 5 बोरे के लिए कहा था और घी भी 5 ही टीन मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितने लज्जा की बात है। कामता प्रसाद ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार नहीं की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई थी और 3 बोरे के लिए 5 टीन ही काफ़ी था। इसी हिसाब से और भी चीज़ें कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से, कामतानाथ ने कहा। तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है? फूलमती बोली, है क्यों नहीं, लेकिन अपना लाभ हानि तो हम जानते ही हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर उसका मुंह देखने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना लाभ हानि? अपने घर में लाभ हानि की जिम्मेदार वह आप है। दूसरों को, चाहे वह उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लोंडा तो इस ढिठाई पर उतर आया मानो घर उसी का हो
उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी हो। मैं तो गैर हूँ, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। फूलमती ने सोचा। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे लाभ हानि के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी और लेकर आओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी काटी तो। अपने विचार से उसने काफ़ी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा होगा। और अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत किया करती हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि मैं इस काम में किफ़ायत पसंद ना करूँगी तो कभी मेरी उपेक्षा का साहस ना होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसी भाव भंगिमा से ऐसा मालूम होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह कोई उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबी पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का उसे ध्यान भी न आया। पर ज्यों ही समय बीतने लगा, उस पर हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। समधियों के यहाँ से नेवते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू ने इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल कर रखा था। उससे भी कोई पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग भी कुछ पूछते हैं, या तो कामतानाथ से या फिर बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का इतना बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी 15 महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं तो कभी का निकाल देता है। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत और भला इन बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से नहीं रख सकती। चलिए है गृहस्थी चलाने, भद होगी और क्या। सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज़ कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज़ तो इतनी ज़्यादा बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, और कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल तक पहुँचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबको क्या हो गया है। अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है। वह मेरी आगे के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है। कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपये ना निकलवाऊँ तिजोरी नहीं खोलती। पर आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फूलमती ने सोचा। वह चमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू, मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा। कौन चीज़ किस भाव से आई है और कितनी आई है मुझे कुछ मालूम नहीं। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाए। फूलमती ने कहा, हिसाब किताब सब हो गया है। बड़ी बहू बोली, किसने किया। अब मैं क्या जानूं किसने किया, जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला, रुपए लाकर दे दिए, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर ना था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष से भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी में एकांत में भी वह निश्चित न बैठी थी। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ पाएंगे। क्या आदमी के ऊपर आदमी बैठाए जाएंगे। 2 पंक्तों में लोग बैठाए जाएंगे। 2 पंक्तों में लोग बैठाए जाएंगे तो क्या बुराई हो जाती। यही तो होता कि 12 बजे की जगह 2 बजे भोज समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी है। किसी तरह बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सट कर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुई हैं। पूड़ियाँ ठंडी हो गई हैं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूड़ियाँ ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा। रसोइये तो कड़ाव से न जाने क्यों उठा दिया गया। रसोइयों को कड़ाव से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही बातें नाक काटने वाली हैं, फूलमती सोच रही थी। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं है। बड़ी बहू जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे होठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। बारे नमक पिसा और पतलों पर डाला गया। फिर से शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध नहीं था। बर्फ़ भी न मंगाई थी।
आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छिछालेदार उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ़ जैसी ज़रूरी चीज़ मंगवाने की भी किसी को सुधी ना थी। सुधी कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ़ तक नहीं। अच्छा, फिर ये हलचल क्यों मच गई? अरे लोग पंकज से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब ना दिया। वहाँ से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी वही प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी ने शोरबे में से मरी हुई चुईया निकल आई है। किसी के शोरबे में से मरी हुई चुईया निकल आई है, कहारिन ने बोला। फूलमती चित्र लिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अब आगे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों से देखकर कौन अपना धर्म गवाएगा? हाँ, किया धरा सब मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पतलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानी पर बिगड़ रही थी। देवरानी सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद खड़ी रोई जा रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आई और आकर बोली, मुंह में कालिख लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब ना दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी घर को मर्जाद बनाने में ख़राब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूँ कलंकित किया। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है। सब लोग तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने को भी नहीं आएगा कोई। अब तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने को भी नहीं आएगा कोई, फूलमती ने कहा। कामता नाथ कुछ देर तक चुपचाप सुनता रहा। आंखें झुंझलाकर बोला, अच्छा अब चुप भी रहो अम्मा, भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई। लेकिन अब क्या, अब उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं, आदमी पछताकर रह जाता है। किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीवी मतलब कुमुद, उसकी ननद। बीवी से इतना भी काम नहीं होगा। इन्हें चाहिए था कि सारी देखकर तरकारी कड़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कड़ाव में डाल दी। इसमें हमारा क्या दोष? कामता नाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें ना कुमुद का कसूर है, ना तुम्हारा, ना मेरा। संयोग की बात है। बदनामी भाग्य में लिखी थी, वह हुई। इतने बड़े बोझ में एक मुट्ठी तरकारी कड़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, पर इसमें कैसी जगह हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम काम का जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीस कर कहा, शर्माते तो हो नहीं, उल्टे और बेहद की बातें करते हो। कामता ने संकोच भाव से कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चींटे और आटे में घुन, यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह ना पड़ी, बस ये बात बिगड़ गई। नहीं तो चुपके से चूहियाँ निकाल फेंक देते, किसी को खबर तक ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चूहियाँ खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला, क्या पुराने ज़माने की बात करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्मात्मा लोग जो पत्थर से उठकर गए हैं ना, उनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं। जरा सी चुईया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब लय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवानी रक्षा करे। अपना सा मुँह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय था। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक हुई। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ था। कामता नाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादी की बात दादा के साथ गई। मुरारी पंडित भी वहीं थे और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपने विद्या और कुलीनता को रुपए में बेचे वह नीच है। ऐसे आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह
सेंत में भी ना करेंगे। 5,000 दहेज की तो बात दूर है, उसे बताओ भत्ता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक हिस्से में 5-5 हज़ार रुपये आते हैं। एक एक हिस्से में 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेक न्यौछावर गाने बजाने में उड़ा दें तो हमारी तो बगिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर तो घर से ही खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र से कम 10,000 की कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार 5,000 का मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निवारण नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेत में कोई लेख छापता नहीं, रुपये कौन दिए जाता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, ये बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेज की पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भगवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है। अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा, और इसी साल हमें सीता का विवाह भी कर देना है। सीता मतलब उनकी बेटी। सीता मतलब इनका छोटा भाई। तो सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की चिंता आप लोग ना करें। जब तक मैं किसी धंधे में नहीं लग जाता, विवाह का नाम ही नहीं लूँगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की ज़रूरत नहीं, काम करने वालों की ज़रूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमानाथ ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ। तो उमा ने कहा, और शेष बाकी पैसे कौन देगा? मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वह इतने स्वार्थांत नहीं है कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं बड़े भाई साहब इनकी बातें? दयानाथ बोले और उठे, तो इनमें से आप लोगों का क्या नुकसान है? दयानंद बोल उठे कि इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? वह अपने रुपए दे रहा है, खर्च कीजिए। मुरारी पंडित से हमारा कोई बैर तो है नहीं। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है भला कि हम में कोई त्याग करने योग्य तो है। इन्हें तत्काल रुपए की ज़रूरत नहीं है। सरकार से वैसे ही वजीफा पाते हैं, पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। हम लोगों की जैसी हालत नहीं है इनकी। दयानाथ ने सीतानाथ के लिए कहा। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही, इनमें से हम में से एक को कष्ट हो तो क्या बाकी लोग बैठे देखेंगे? यह अभी लड़की हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन चाहता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विसेज में आ जाए। इस समय सफ़र की तैयारी में 4-5 हज़ार लग जाएंगे। उस वक्त अगर ये जाते हैं तो सफ़र की तैयारी में ही 4-5 हज़ार लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ दिया, जो कि अपना पैसा देने के लिए तैयार थे बहन की शादी के लिए। सकोचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपये की ज़रूरत होगी। तो क्या ऐसा होना असंभव है? कामतानाथ ने पूछा। असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है? कभी कभी सिफारिशें भी धरी रह जाती है और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझें। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊँ, पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, सब नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को ऐसा जवाब दे दिया जाए और कोई और वर्ग खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह से मैं 1,000 से ज़्यादा नहीं खर्च सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे। MA BA ना सही, जजमानी में से अच्छी आमदनी हो जाती है।
दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी ज़रूरत महसूस न हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना ही नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाए। कामतानाथ ने अपनी माँ की बुराई करते हुए कहा। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न हो सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, उनका स्त्री धन है, चाहे जिसे दे सकती है। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की भी कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। कामतानाथ ने फिर से कहा, ये कानूनी गौरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता के सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, मैं चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिंचाकर कहा, 10,000 के गहने 10,000 से कम ना होंगे। कामतानाथ अविचलित स्वर में बोले, कितने के ही हों, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में ना भांजी ना मारिएगा। उमा ने कहा, मैं अलग रहूँगा। और तुम सीता? सीतानाथ से उमानाथ ने पूछा। मैं भी अलग रहूँगा, सीतानाथ ने कहा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो उमानाथ से वह सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। 2,500 में 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए कोई कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है, यानी कि माफ़ हो जाएगा अगर हमें कोई कुशलता से कुछ ऐसा करना पड़ा, उन लोगों ने सोचा। तो यहाँ तक आप देखिए कि किस तरह से एक माँ के 4 बेटे होते हुए भी किस तरह से माँ का अपमान किया जा रहा है। उसके जो पति ने और उन बच्चों के पिता ने जो 20,000 छोड़े थे, उसको किस तरह से चारों बेटों ने हथिया लिया और अपनी बहन की शादी किसी बड़ी उम्र के लड़के से करना चाह रहे हैं, जिससे कि दहेज की रकम ना देना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी कहानी बहुत लंबी है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।